टीचर बच्चों के लिए कितना ध्यान रखे और उनकी साइकोलॉजी को कैसे समझे। जब मैं सबसे छोटा था उस समय तो मेरे अंकल जी पढ़ते थे और वो मुझे छोड़ने जाते थे स्कूल के अंदर। तो स्कूल में नीम के नीचे पढ़ाते थे। छोटा बचपन होगा, मुझे पता नहीं, शरारत करता होगा। तो उस समय उन्होंने एक छोटा सा कंकर लिया और कान के अंदर रख कर के हल्का सा दबा दिया। दबाते मैंने सोचा कि पढ़ना तो है ही नहीं, ये सबसे बेकार की अच्छी चीज़ नहीं है। थोड़े दिनों बाद में गुरुजी का ट्रांसफ़र हो गया, दूसरे गुरुजी आ गए। फिर घर वालों ने प्रयास किया और मुझे वही फिर छोड़ने गए स्कूल के अंदर, वहाँ पे जहाँ नीम के नीचे पढ़ाते थे। उनके पास में ग्रिप वाला पेन हुआ करता था। मेरा बचपना की शरारती, मुझे कोई पता नहीं कितनी शरारत करता होगा। उन्होंने दोनों अंगुलियों के बीच में रखा पेन को, हल्का सा दबा दिया प्रेम से उन्होंने। लेकिन मुझे फिर से एहसास होने लग गया कि ये पढ़ना तो बेकार है, हमें तो पढ़ना ही नहीं है। हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझे तो इतनी हेट हो गई कि मुझे पढ़ने जाना ही नहीं है। इतनी हेट हो गई पढ़ाई से कि यहाँ तो इस तरह के व्यवहार करते हैं तो मुझे नहीं पढ़ना है। तो इस तरह का थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो ये मैं अभी भी कहता हूँ अपने टीचर से, भाई बच्चों के साथ व्यवहार अपना अच्छा होना चाहिए ताकि वो अपना समझे। हमारे टाइम में भी थी बेरोज़गारी ऐसी स्थितियाँ, लेकिन इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी नहीं थी। आज की तारीख में बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि शिक्षा का प्रसार ज़्यादा हो गया है और शिक्षा का प्रसार होना भी चाहिए। लेकिन हर युवा ये चाहता है कि हमें सरकारी नौकरी मिले, तो इसके पीछे बेरोज़गारी का काफ़ी बड़ा एक कारण भी है, जबकि उद्यमिता के अंदर भी वो आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, राष्ट्रपति पुरस्कार आप सब लोगों की दुआओं से, शुभकामनाओं से मिला है। मैं तो एक मात्र पात्र हूँ। शिक्षा विभाग के अंदर कार्य करते हुए बहुत अच्छे ढंग से कार्य करने की मैंने कोशिश की और उस कोशिश की वजह से ये शिक्षा विभाग में राष्ट्रपति अवार्ड मुझे मिल पाया। अभी भी इस वर्ष भी PM श्री के अंतर्गत हमारा चयन होना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, जिसके अंदर 3 वर्षों के अंदर 2 करोड़ रुपए दूनी स्कूल को मिलेगा, जिसके अंदर सर्वांगीण विकास बच्चों का होगा। एक समय था जब गवर्नमेंट टीचर्स के लिए एक अफवाह थी या फिर आरोप थे कि टीचर जाते तो हैं लेकिन साइन करके भाग के आ जाते हैं और उनकी तो 12 महीने छुट्टियां रहती है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि ये इस तरह की अफवाह, एक इस तरह का वातावरण बन गया है, जबकि एक्चुअल में मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। वहाँ पे सभी अधिकांश टीचर 99.9% समय पर जाते हैं, समय पर आते हैं। साथ ही कुछ लोगों की ड्यूटीज अन्य कार्यों में रहती है, तो एक भ्रामक भावना फैल जाती है लोगों के अंदर कि फला टीचर समय पे नहीं आ रहे हैं, जबकि वो भी राजकीय काम करके आ रहे हैं किसी न किसी रूप के अंदर, क्योंकि बहुत सारे कामों में सरकारी टीचर्स की ड्यूटी लगती रहती है, तो उनके अंदर वो काम करते रहते हैं। नमस्कार साथियों, मैं पीयूष गौतम और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर संघर्षों से भरी कहानी। इनका नाम है भंवर लाल जी कुमार और साथ ही साथ 2008 के अंदर राष्ट्रपति पुरस्कार से भी ये नवाजे गए थे। तो इसी के साथ में मैं बताना चाहूँगा कि 34 साल की सर्विस हो चुकी है। हम ये भी जानेंगे कि राष्ट्रपति पुरस्कार किस कारण से मिला, जब इनको सर्विस लगने वाली थी तब क्या हालात थे, उससे जस्ट पहले थोड़ा सा जब कॉलेज के अंदर थे, 12th में थे, 11th में थे, पढ़ाई के दौरान किस तरह का संघर्ष रहा। नमस्कार सर, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार पीयूष जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका जो संघर्ष रहा सर्विस लगने से ठीक 34 साल पहले क्या हुआ था? पहले सर्विस लगने से पहले जो था वो पढ़ाई के दिन थे और जहाँ पढ़ाई करने की शुरुआत हुई थी वो एक छोटे से गांव में एक साधारण से किसान परिवार में मैं रहा और वहाँ पे पढ़ाई के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि हमारे गांव में छोटा सा गांव है सिसोला, उसके अंदर स्कूल भी कक्षा 1 से 3 तक थी। किसी पेड़ के नीचे हमारे गुरुजी हमें पढ़ाते थे और पढ़ाने के दौरान हमें तैयार करते थे। उसके बाद कक्षा 4 के लिए हमें बाहर जाना पड़ा, लेकिन थोड़े दिनों में हमारी स्कूल खुल गई कक्षा 4 की। तो पूरे गांव में बहुत खुशी का माहौल था कि हमारी स्कूल कक्षा 4 तक हो गई है। लेकिन कक्षा 5 उस समय नहीं हो पाई, इसलिए कक्षा 5 में पास में ही कस्बा पीपलू, जो आज SDM हेडक्वार्टर भी है, वहाँ हम पढ़ने के लिए गए। लेकिन पढ़ने के लिए गए जिस समय इतना संघर्ष था कि कच्चे घरों में तो रहते थे, रास्ते में नदी को पार करना होता था और घर वाले भी कभी नदी आ जाती थी, मासी नदी, जब हाथ पकड़ करके दूसरी तरफ पार कराते थे या फिर नाथड़ी होकर के पूरा चक्कर काट के वहाँ जाते थे। तो उस विद्यालय के अंदर कक्षा 5 तक वहाँ पीपलू में पढ़ने का अवसर मिला। उसके पश्चात कक्षा 6 से लेकर 8 तक सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था पीपलू में उस समय, उसमें हमें पढ़ने का अवसर मिला। लेकिन उस समय हमारे गुरुजी थे डॉक्टर दुर्गालाल जी सोमानी, उनका बहुत आशीर्वाद मिला और हमारे पूरे गांव को आगे बढ़ाने में उनका बेहद हाथ रहा। वो मूल रूप से चांदली के रहने वाले थे और आज भी मैं सोचता हूं कि हमारे संघर्ष के अंदर उन संघर्ष को आगे बढ़ाने में हमारे को उनको प्रेरणा हमारे लिए हमेशा काम आती रहती है। तो ये मेरी स्कूल का शिक्षा का था। इसके पश्चात हमें पढ़ने के लिए टोंक में आ गए
कोठिना तमाम स्कूल में कक्षा 9, 11 तो 12th पढ़े। और इसके पश्चात उन्हीं डॉक्टर दुर्गालाल जी सोमाणी की वजह से मेरा एसटीसी में नंबर आ गया था टीचर के लिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बेटा तुझे आगे पढ़ाएंगे हम। तो आगे पढ़ाने के लिए मैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अजमेर चला गया और अजमेर से बीएससी एजी डीएवी कॉलेज से की और उसके पश्चात एमएससी एजी जवाहर कॉलेज से की, बाद में एमएड भी किया। तो ये मेरा एजुकेशन का कार्यक्रम रहा, जिसके अंतर्गत एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र से रह कर के आगे बढ़ने के लिए काफ़ी संघर्षों का सामना करता हुआ वहाँ तक पहुँचा। इन तमाम संघर्षों के अंदर कभी ऐसा हुआ कि बचपन में जब पढ़ाई कर रहे थे तो किसी टीचर ने पीट दिया हो या कुछ ऐसी शरारत आपने की, कोई किस्सा आप बताना चाहेंगे? हाँ, ऐसा किस्सा बहुत अच्छा सा है मेरे पास में, जो मैं सब जगह उसका एग्जाम्पल भी देता हूँ कि एक टीचर बच्चों के लिए कितना ध्यान रखे और उनकी साइकोलॉजी को कैसे समझे। जब मैं सबसे छोटा था उस समय तो मेरे अंकल जी पढ़ते थे और वो मुझे छोड़ने जाते थे स्कूल के अंदर। तो स्कूल में नीम के नीचे पढ़ाते थे। छोटा बचपन होगा, मुझे पता नहीं, शरारत करता होगा, तो उस समय उन्होंने एक छोटा सा कंकर लिया और कान के अंदर रख कर के हल्का सा दबा दिया। दबाते मैंने सोचा कि पढ़ना तो है ही नहीं, ये सबसे बेकार की अच्छी चीज़ नहीं है। थोड़े दिनों बाद में गुरुजी का ट्रांसफ़र हो गया, दूसरे गुरुजी आ गए। फिर घर वालों ने प्रयास किया और मुझे वही फिर छोड़ने गए स्कूल के अंदर, वहाँ पे जहाँ नीम के नीचे पढ़ाते थे। उनके पास में ग्रिप वाला पेन हुआ करता था। मेरा बचपना की शरारती, मुझे कोई पता नहीं कितनी शरारत करता होगा। उन्होंने दोनों अंगुलियों के बीच में रखा पेन को, हल्का सा दबा दिया प्रेम से उन्होंने। लेकिन मुझे फिर से एहसास होने लग गया कि ये पढ़ना तो बेकार है, हमें तो पढ़ना ही नहीं है। लेकिन उसके ठीक बाद में जस्ट परिस्थिति बदली, एक तीसरे गुरुजी आए। तीसरे गुरुजी धोती कमीज पहनते थे, अक्सर गांव में रहते थे और वहाँ हमारे गांव में घूमते घूमते घर पे भी आ जाते थे। तो मैंने समझा यार मेरे सब साथी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मुझे भी पढ़ना जाना चाहिए। तो मैं अपने आप पढ़ने जाने लग गया और गुरुजी का आशीर्वाद इतना रहा उनका कि मुझे आगे तक बढ़ाया। और अभी मौजूद है वो गुरुजी रजवास के अंदर, जिनका मैंने पिछले शिक्षक दिवस पे भी जा करके घर पे उनका आशीर्वाद लेके आया था, उनका सम्मान करके। तो ये मेरा सौभाग्य रहा। शुभ नाम क्या है? उनका शुभ नाम बद्रीलाल जी चौधरी हैं, जो अभी मौजूद है रजवास के अंदर। तो उनका योगदान मेरे जीवन में पढ़ाई की शुरुआत में रहा। तो सर ये तो आप अभी कह रहे हैं कि प्रेम से उन्होंने पेन दबाया, लेकिन जब बचपन में थे तब तो बुरा लगा होगा ना? हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझे तो इतनी हेट हो गई कि मुझे पढ़ने जाना ही नहीं है। इतनी हेट हो गई पढ़ाई से कि यहाँ तो इस तरह के व्यवहार करते हैं तो मुझे नहीं पढ़ना है। तो इस तरह का थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो ये मैं अभी भी कहता हूँ अन्य टीचर से, भाई बच्चों के साथ व्यवहार अपना अच्छा होना चाहिए ताकि वो अपना समझे, क्योंकि दूसरे टीचर ने मुझे अपना समझा और अपना समझ करके मुझे आगे बढ़ा दिया। तो एक अच्छा मौका मिला। लेकिन कहते हैं ना सर, एक टीचर का सख्त होना भी ज़रूरी है। बिल्कुल सख्त होना ज़रूरी है अनुशासन के मामले में, क्योंकि बिना सख्त हुए कोई भी बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन इस तरह की स्थितियाँ आ जाती है कि ऐसा नहीं है कोई विद्यालय छोड़ दिया, विद्यालय से नफरत करने लग जाए, इस तरह की नौबत उस तक नहीं आनी चाहिए। इतना ध्यान टीचर को छोटे बच्चों के प्रति रखा जाना चाहिए। और हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में तो इस तरह का पूरा ध्यान रखा गया है कि बच्चों के साथ में अपनी लोकल भाषा में बोलें, ताकि उसको अपना घर जैसा व्यवहार लगे, घर जैसा माहौल लगे और वो ये नहीं समझे मैं घर से स्कूल में आ गया, कोई नई जगह आ गया। तो ये इस तरह का बदलाव भी हमारी भारत सरकार ने किया है ताकि बच्चों को अपनापन लगे स्कूल के अंदर। तमाम बातें आपने बताई, अपने बचपन का अनुभव आपने साझा किया सर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप कॉलेज लाइफ में थे तब का कोई किस्सा आप बता सकें? कॉलेज लाइफ का किस्सा बहुत अच्छे से रहे हैं और घर वालों ने काफ़ी मेरे को संघर्ष करके उन्होंने पढ़ाया है, क्योंकि कॉलेज के अंदर डीएवी कॉलेज में भी हम ऐसी स्थिति में थे कि अकेले रह के कोई कमरा किराए पे नहीं ले सकते थे। लेकिन अपन 3 साथी मिलकर के हमने एक कमरा किराए पे लेकर के रहते थे, तीनों एक साथ पढ़ाई करते थे। और उन पढ़ाई करने वालों में से बहुत अच्छे से हमारे आज की तारीख के अंदर डायरेक्टर साहब भी हैं जो मेरे मित्र ही रहे हैं, जो अभी एलिमेंट्री के डायरेक्टर है। एक मेरे मित्र दूनी में ही है जो कि कृषि विभाग में है। तो इस तरह की परिस्थितियों में हम वहाँ पर रहे और टीचर्स का भी पूरा हमें सहयोग मिला। आज के युवा और राजनीति के अंदर एक बहुत ही बड़ी चर्चा रहती है बेरोजगारी। क्या आपके टाइम में भी बेरोजगारी थी इतनी? हमारे टाइम में भी थी बेरोजगारी, ऐसी स्थितियाँ, लेकिन इतनी ज़्यादा बेरोजगारी नहीं थी। आज की तारीख में बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि शिक्षा का प्रसार ज़्यादा हो गया है और शिक्षा का प्रसार होना भी चाहिए। लेकिन हर युवा ये चाहता है कि हमें सरकारी नौकरी मिले, तो इसके पीछे बेरोजगारी का काफ़ी बड़ा एक कारण भी है, जबकि उद्यमिता के अंदर भी वो आगे बढ़ सकते हैं। आपकी साइड से सरकारी जॉब के अंदर तैयारी नहीं करनी चाहिए? नहीं, करनी चाहिए। जो योग्य है और जो अच्छा कंपटीशन पास करके आगे बढ़ सकते हैं उनको तैयारी अवश्य करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि हम कहीं फील्ड में कमज़ोर हैं तो कहीं दूसरे फील्ड में भी जा सकते हैं। हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। सर, आप ज्वाइन जब कर रहे थे या आपका नंबर कैसे लगा? आपको कभी लगा कि आप टीचर बन जाएंगे? हाँ, मुझे ये ज़रूर है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है।
जब मैं पढ़ता था, जब भी हमारे टीचर जब पढ़ाते थे तो मैं सोचता था कि इसको ऐसा पढ़ाया जाए तो कितना अच्छा रहे। तो एक मन के अंदर एक शिक्षक की भावना तो थी, लेकिन जब हम पढ़ते गए आगे तो उसी समय जब मैंने बीएड किया तो बीएड के साथ ही हमारे टीचर्स की वैकेंसी भी निकली, और वैकेंसी के साथ में मैंने सोचा कि शायद वैकेंसी हमारे लिए ज़रूर निकली है, तो हमने उसमें अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद में उसमें सिलेक्शन हुआ। पहली बार आरपीएससी के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर टेस्ट हुआ था और इंटरव्यू हुआ था, तो उसके अंदर सिलेक्शन होने के पश्चात मैंने ज्वाइन किया। आपने एग्रीकल्चर ले रखा था क्या सर? हाँ, मेरा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर था शुरू से, और मैं एग्रीकल्चर टीचर ही बना। अच्छा। ये था। लेकिन ऐसा कहा जाता है ना, एग्रीकल्चर बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट हो गया। डिफरेंट सब्जेक्ट हो गया, लेकिन उस समय जो वैकेंसी निकली हुई थी उस समय हमें परिवार में मेरी आवश्यकता भी थी, भाई नौकरी लगे हम जल्दी से, और जल्दी से मेरा सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन की वजह से फिर मैंने ज्वाइन कर लिया, और एक मन के अंदर ये भी थी कि मैं कितना अच्छा और पढ़ा करके न जाने कितने स्टूडेंट्स को तैयार कर सकूँगा, ये एक मन में ललक थी। इसलिए टीचिंग के प्रति शुरू से ही मेरा अच्छा इंटरेस्ट रहा है। तो सर एग्रीकल्चर में किस तरह का स्कोप दिखाई देता है आज के टाइम में? एग्रीकल्चर में आज के टाइम में बहुत अच्छा स्कोप है। इसमें मैं ये कहता हूँ हमारे स्टूडेंट से, सब लोगों से, कि जीरो से लेके हीरो तक उसमें बन सकता है। अनपढ़ भी व्यक्ति है तो अपनी खेती बहुत अच्छे ढंग से वैज्ञानिक तरीके से करके अच्छा किसान बन करके अच्छा देश के राष्ट्र के अंदर वो काम कर सकता है। पढ़ाई करके वो कृषि वैज्ञानिक बन सकता है। इसके साथ साथ कृषि विभाग की बहुत सारी प्रोत्साहन की योजनाएं खासतौर से छात्राओं के लिए, जिसके अंदर स्कूल लेवल पे भी उनको 15,000 रुपये पर ईयर एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो कि छात्रवृत्ति का अतिरिक्त होती है। तो ये बहुत बड़ा वजीफ़ा उनको मिलता है। उसके बाद में उनको 25,000 रुपये ग्रेजुएशन लेवल में मिलता है, 40,000 रुपये वो पीएचडी करते हैं, एमएससी करते हैं जब मिलता है। और इसके साथ साथ ही आज की तारीख के अंदर काफ़ी सारी वैकेंसीज़, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, उसके अंदर काफ़ी सारी वैकेंसीज इसकी निकलती है। तो बहुत अच्छा स्कोप आज की तारीख के अंदर है कृषि सब्जेक्ट के अंदर। एग्रीकल्चर में अच्छा स्कोप है, साइंस और मैथ की दौड़ मची हुई है, साथ ही साथ में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी दौड़ मची हुई है। बच्चों को और जो एक्टिविटीज़ रहती है, डांस, सिंगिंग या बिजनेस, इनकी साइड में कोई रुझान लगता है आपको? ऐसा है? इस तरह का भी काफ़ी है आज की तारीख के अंतर्गत, क्योंकि साइंस और मैथ्स जहाँ पे डॉक्टर और इंजीनियर बनने की बहुत लंबी दौड़ और बहुत बड़े कंपटीशन और बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे जाते हैं, और वहाँ पे भी उनका जब सिलेक्शन नहीं होता है तो वो हतोत्साहित होने लग जाते हैं। लेकिन उनके अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिनके माध्यम से वो आगे बढ़ सकते हैं, जैसे डांस के अंदर, और दूसरी जो हमारी एक्टिविटीज़ है, हमारी ड्राइंग है, दूसरे अन्य जो इस तरह के फील्ड है, उनके अंदर अच्छा स्कोप है। अच्छा स्कोप करके आगे बढ़ सकते हैं। मल्टीमीडिया है, उनके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे कैरियर के अवसर है। केवल उन कैरियर के अवसरों तक उनको पहुंचने की आवश्यकता है और उन कैरियर के अंदर अपनी मेहनत करने की आवश्यकता है। पढ़ाई के साथ में आपको भी किसी अदर एक्टिविटी के अंदर एनरोल होना अच्छा लगता था सर? हाँ, मुझे पढ़ाई के साथ साथ में अन्य एक्टिविटीज़ जो होती थी, हमारे गुरुजन हमें उसमें आगे बढ़ाते थे। किस तरह की एक्टिविटीज़? स्काउटिंग एक्टिविटी में मैं छोटा था जब रहा स्कूल लेवल के ऊपर, कॉलेज में जो स्कूल में आ गया जब एनसीसी के अंदर रहा, और एनसीसी के अंदर भी मैंने नेशनल लेवल के कैंप भी अटेंड किए। एक बार मेरा काकीनाडा उसके अंदर नेवी के अंदर भी सिलेक्शन हुआ कैंप के अंदर जाने के लिए, लेकिन उस समय हमारे प्रैक्टिकल वगैरह आ गए तो उस समय जा नहीं पाए। तो काफ़ी अवसर मुझे एनसीसी के अंदर मिले, क्योंकि मैं नेवी एनसीसी में रहा तो बोट चलाने का इनका अनुभव भी मुझे रहा। तो ये एक अच्छा अवसर था। ऐसे एक्टिविटीज़ के अंदर हमारे स्टूडेंट्स को सबको भाग लेना चाहिए, अन्य एक्टिविटीज़ के अंदर भी, ताकि वो अच्छा अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं। सुना है आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है, क्या कारण रहा? बिल्कुल, आपने सही कहा। राष्ट्रपति पुरस्कार आप सब लोगों की दुआओं से, शुभकामनाओं से मिला है। मैं तो एक मात्र पात्र हूँ। शिक्षा विभाग के अंदर कार्य करते हुए बहुत अच्छे ढंग से कार्य करने की मैंने कोशिश की, और उस कोशिश की वजह से ये शिक्षा विभाग में राष्ट्रपति अवार्ड मुझे मिल पाया, जिसके अंतर्गत ख़ास तौर से एग्रीकल्चर के अंदर छात्राओं को आगे बढ़ाने का, प्रेरणा का कार्य मैंने उसके अंतर्गत किया, ताकि जब मैंने नौकरी लगा था उस समय कोई भी छात्राएँ एग्रीकल्चर में नहीं पढ़ा करती थी, लेकिन हमने विभाग से और बोर्ड से सबसे पढ़ लिख करके सारे अच्छा कार्य करके उनको एडमिशन दिलाया, उनको आगे बढ़ाया, और उनको आगे बढ़ाने की वजह से एक महत्वपूर्ण पॉइंट रहा कि कृषि छात्राओं का भी शिक्षा के अंदर, कृषि शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही अन्य जो स्कूल के अंदर एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो भौतिक विकास हो, चाहे शैक्षिक गतिविधियाँ हो, भामाशाओं से संपर्क करना हो, उनका सबका सहयोग लेने के कारण इस तरह का बना। साथ ही राष्ट्रपति अवार्ड के लिए काफ़ी सारे बिंदु निर्धारित किए हुए हैं, उनके आधार पर उस समय मिला करता था। ये मेरा सौभाग्य था कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवली से हमारे माननीय प्रधानाचार्य पारस चंद्र जी जैन साहब को और मुझे दोनों को एक साथ राष्ट्रपति अवार्ड मिला, जो कि नेशनल अवार्ड के अंदर शायद ये इतिहास के अंदर पहली घटना है कि एक ही विद्यालय से दोनों व्यक्तियों को राष्ट्रपति अवार्ड मिला। बिल्कुल सर, मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहूँगा
कि दूनी के अंदर आप प्रधानाचार्य हैं और दूनी के अंदर देखा जाता है कि आज के 10 साल पहले या 5 साल पहले भी देखते थे तो जो स्कूल थी वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ चुकी थी। लेकिन तस्वीरें आने लगी कि आपने रेल के डब्बे दौड़ा दिए। क्या था ये पीयूष जी, आपका इस प्रश्न के लिए बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं ज़्यादा जगह मैंने नौकरी नहीं की। मेरा फर्स्ट पोस्टिंग झालावाड़ ज़िले में खानपुर में हुआ, दूसरा पोस्टिंग मेरा देवली स्कूल में हुआ, तीसरा मेरा डाइट में हुआ, चौथा मेरा बूंदी ज़िले के अंदर उमर स्कूल में हुआ और ये मेरा 5वां स्कूल था, जो कि मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि दूनी बहुत अच्छा स्कूल है और बहुत अच्छे स्कूल में मुझे बहुत कुछ अच्छा काम करने का मुझे अवसर मिला। ख़ास तौर से उसके अंतर्गत खेल मैदान के अंदर, जो कि एक बिल्कुल बड़ा सारा गंदगी उसी में रहती थी, विलायती बम्बूल झाड़ झंकाड़ उसी के अंदर मौजूद रहते थे। लेकिन शिक्षक दिवस के रोज़ हमने हमारे टीचर्स से रिक्वेस्ट की, भाई हम इसको बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। तो हमारे टीचर्स की पूरी टीम ने विदिन 5 मिनट्स 50,000 रुपये इकट्ठे करके दे दिए कि सर हम इसका बहुत अच्छा काम करेंगे। और हमारा हौसला उन्होंने अफजाई किया, एक हौसला मिला और वो खेल मैदान आज खेल गार्डन के रूप में विकसित हो रखा है। बढ़िया ट्रैक बना हुआ है, सुबह से शाम तक उसके अंदर 500 व्यक्ति सुबह घूमते हैं, बढ़िया फ्लड लाइटें लगी हुई है, तो एक अच्छा सा गार्डन उसके अंदर बन गया। स्कूल बिल्डिंग के अंदर भी हमने काम करने की किया, जिसको अच्छा सौंदर्यकरण किया। साथ ही विद्यालय के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए भी काम करना शुरू किया। उनका साप्ताहिक टेस्ट लेना, उनका एडमिशन की प्रक्रिया के अंदर उनको सहयोग करना, अन्य हमारे स्मार्ट क्लासरूम बनाना, भामाशाहों से सहयोग लेकर के बढ़िया सा एक हॉल वहाँ पे बना है 25 बाई 50 का, जो 15.5 लाख रुपए का है। एक अच्छी सी प्याऊ भामाशाहों ने बना के दी है। तो इस तरह का धीरे धीरे सब लोगों के कम्युनिटी के सहयोग के साथ में हमने पूरी टीम के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश की और बहुत अच्छी हमारी स्कूल की टीम है जो एक साथ पूरे काम करते हुए रहती है। उन्हीं का योगदान है, उन्होंने एक अच्छी छवि उस विद्यालय को दी, जिसके कारण हमारी SDMC के अंदर भी फर्स्ट स्थान प्राप्त किया। अभी भी इस वर्ष भी PM श्री के अंतर्गत हमारा चयन होना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, जिसके अंदर 3 वर्षों के अंदर 2 करोड़ रुपए दूनी स्कूल को मिलेगा, जिसके अंदर सर्वांगीण विकास बच्चों का होगा, बिल्डिंग का होगा और अन्य गतिविधियाँ भी वहाँ पे आयोजित की जाएगी। इसी के साथ साथ ब्लॉक लेवल के ऊपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी इस वर्ष एक श्रेष्ठ विद्यालय के अंदर घोषित किया गया है। ये दूनी का सौभाग्य है, दूनी के लोगों का सहयोग है, हमारे स्कूल की जो टीचर्स की स्टाफ का एक साथ जो सौहार्दपूर्ण माहौल में काम कर रहे हैं, ये उनका सबसे बड़ा योगदान है। एक समय था जब गवर्नमेंट टीचर्स के लिए एक अफवाह थी या फिर आरोप थे कि टीचर जाते तो हैं लेकिन साइन करके भाग के आ जाते हैं और उनकी तो 12 महीने छुट्टियां रहती है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि ये इस तरह की अफवाह एक इस तरह का वातावरण बन गया है, जबकि एक्चुअल में मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। वहाँ पे सभी अधिकांश टीचर 99.9% समय पर जाते हैं, समय पर आते हैं। साथ ही कुछ लोगों की ड्यूटीज़ अन्य कार्यों में रहती है, तो एक भ्रामक भावना फैल जाती है लोगों के अंदर कि फलां टीचर समय पे नहीं आ रहे हैं, जबकि वो भी राजकीय काम करके आ रहे हैं किसी न किसी रूप के अंदर, क्योंकि बहुत सारे कामों में सरकारी टीचर्स की ड्यूटी लगती रहती है, तो उनके अंदर वो काम करते रहते हैं। तो सर ने बहुत सारी जानकारियाँ दे दी आज, और संघर्षों का ये सफ़र है, आगे भी आपको तमाम एपिसोड मिलते रहेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक्स पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज़्यादा तो आपको धन्यवाद कि आपने यहाँ आकर के इस बात को आपने सबके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू सो मच सर। और आपको मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो से और इस संघर्षों से भरी कहानी के एपिसोड से इंस्पायर हुए हैं तो अपना कमेंट ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और साथ ही इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे से आगे आपको अपडेट मिलता रहे इसी तरह के इंटरव्यूज़ का। अगले वीडियो में अगली संघर्षता की कहानी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।